अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में बेटा हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने यूनिट्स हो सकते हैं उन सब को हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट की। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। सही है। एसिड की सबसे पहले अगर मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताऊं, एसिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सोर टेस्ट होता है। सही है। एसिड जो है वो आपके खट्टे होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। और reacts with बेस, क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है। इधर हम मेटल्स और मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सही है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? एसिड की। कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसका बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे हम। मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ते होगे कि जब भी मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर डाइल्यूट एसिड है उसका आप मेटल से रिएक्शन करा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। बेस बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बेस बिटर टेस्ट होता है। एसिड का जिस तरह खट्टा टेस्ट होता है इसी तरह बेस का बिटर टेस्ट होता है, कड़वे होते हैं बेस। स्लिपरी टच होता है। जैसे बेस को कभी आप लोगों ने पकड़ा हो, जैसे कॉस्टिक सोडा बेस है, बेकिंग सोडा बेस है, उसको आपने हाथ में पकड़ा हो, पाउडर फॉर्म में होता है, स्लिपरी टच होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है। सही है। तो स्लिपरी सा टच होता है बेस का। और ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और जिस तरह
एसिड का बेस से रिएक्शन करा रहे थे, सॉल्ट और वाटर बन रहा था, तो इसी तरह बेस का आप एसिड से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये कुछ बेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। सही है, तो एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई, बेस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब एसिड और बेस को डिफाइन किस तरह करते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं। तो एक एक करके उन सारे साइंटिस्ट के जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है आरीनियस। आरीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आरीनियस ने क्या कहा, आरीनियस ने कहा कि आप एसिड को पानी में डालो, H पॉजिटिव आइन देगा। बेस को पानी में डालो, OH नेगेटिव आइन देगा। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर HCl को जब आप पानी में डालते हो तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो H पॉजिटिव आइन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। NaOH को आप पानी में डालते हो तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन देता है। तो OH नेगेटिव आइन दे रहा है तो ये आपका बेस है। सही है। तो आरीनियस ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी, पानी में डालो, H पॉजिटिव आइन दे रहा है तो एसिड है, OH नेगेटिव आइन दे रहा है तो बेस है। सही है। लेकिन आरीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा लिमिटेड था। सही है। आरीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा लिमिटेड था। लिमिटेड इन द सेंस पानी होगा तो ही आप बता सकते हो कि एसिड है या बेस है। मतलब पानी में डालने पे अगर वो H पॉजिटिव आइन दे रहा है एसिड है, OH नेगेटिव आइन दे रहा है बेस है। यानी सिर्फ एक्वस सोल्यूशन से ही आप बता सकते हो। अगर उस एसिड या बेस का एक्वस सोल्यूशन होगा, उसको पानी में डालोगे, H पॉजिटिव देगा तो एसिड है, OH नेगेटिव देगा तो बेस है। उसके अलावा आप नहीं बता सकते। सही, मतलब लिमिटेड था। सिर्फ वाटर की मौजूदगी में ही आप पता लगा सकते हो कि एसिड है या बेस है। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, या ये कह लो कि इसके बाद मज़ीद साइंटिस्ट जो आए, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में लिमिटेशन थी, एक्वस सोल्यूशन से ही आप पता लगा सकते हो। तो इसके अलावा मज़ीद 2 साइंटिस्ट और आए जिन्होंने एसिड और बेस को अपने अपने अंदाज से डिफ़ाइन किया। एक थे ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिला के एक ही बात कही थी, तो एक ही कॉन्सेप्ट कहलाता है ये। और दूसरे थे लुईस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड लोरी पढ़ते हैं, फिर लुईस पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा
कि इन्होंने प्रोटॉन की टर्म्स में बात की। प्रोटॉन जिसका सिंबल H पॉजिटिव होता है, वो जो डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। सही है। प्रोटॉन डोनेट करने वाला, प्रोटॉन को मैंने कहा H पॉजिटिव भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? H की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। H पॉजिटिव का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल चुका है, तो अब इसमें सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा जो H पॉजिटिव को यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो H पॉजिटिव को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। प्रोटॉन डोनेट करने वाला, H पॉजिटिव को डोनेट करने वाला एसिड, और प्रोटॉन को H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला बेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर HCl का हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। सही है। HCl का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो कहा था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट वाटर पे लिमिटेड है, यहाँ भी आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ भी वाटर लाजमी हुआ। नहीं, वाटर से करा रहा हूँ मैं रिएक्शन ताकि वाटर की एक प्रॉपर्टी समझा सकूँ, वरना आप किसी को भी ले सकते हो, किसी से भी रिएक्शन करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है वाटर हो। आर्हेनियस में ज़रूरी था। एसिड का पानी से रिएक्शन कराओगे, एसिड को पानी में डालोगे H पॉजिटिव मिलेगा, बेस को पानी में डालोगे OH नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। किसी भी रिएक्शन में H पॉजिटिव जो दे रहा है वो एसिड है, जो ले रहा है वो बेस है। वाटर से रिएक्शन यहाँ इसलिए करा रहा हूँ ताकि वाटर की एक प्रॉपर्टी आपको बता सकूँ। अब देखो HCl एसिड है, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने क्या कहा? एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो ये प्रोटॉन को करेगा डोनेट। प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव अपने अंदर से निकाल देगा बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में। और जो H पॉजिटिव उससे निकाला है उसको ये क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में देखो बेटा, अगर आप इसने H पॉजिटिव लूज किया है, तो H पॉजिटिव लूज करने वाला, डोनेट करने वाला कौन होता है? एसिड। तो ये हो गया एसिड। ठीक है। और इसने H पॉजिटिव को किया है एक्सेप्ट। H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? बेस। अब आप सोच रहे हो सर ये तो वाटर है, वाटर पे आपने बेस लिख दिया। वाटर तो हम पढ़ते हैं न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है। बिल्कुल सही है, वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है। क्यों होता है? अभी इसका रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर न्यूट्रल क्यों होता है बेसिकली। खैर फिलहाल इधर कॉन्सेंट्रेट करो। ये H पॉजिटिव दे रहा है, एसिड है, ये H पॉजिटिव ले रहा है, बेस है। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, इसने H पॉजिटिव लूज किया, अब ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं तो क्या ये मजीद H पॉजिटिव लूज कर सकता है? ये ऑलरेडी H पॉजिटिव लूज कर चुका है। अब ये H पॉजिटिव लूज नहीं कर सकता, बल्कि क्या करेगा? H पॉजिटिव शायद एक्सेप्ट कर ले, है ना, क्योंकि पहले किसी ज़माने में इसके पास H पॉजिटिव था, अब ये H पॉजिटिव लूज कर चुका है। तो क्योंकि ये H पॉजिटिव लूज कर चुका है तो ये मजीद तो H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? उसको गेन कर सकता है शायद। तो मतलब किसी ज़माने में कोई अमीर बंदा था, वो पैसे लोगों को बांटता था, अब उसने सारे पैसे बांट दिए, एक मिसाल है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो अब वो मजीद पैसे नहीं बांटेगा। हो सकता है उसको पैसे किसी से लेने पड़ जाए, ऐसी कोई मजबूरी आ जाए, खुदा ना खास्ता उसको पैसे लेने पड़ जाए। तो इसके बाद पहले H पॉजिटिव था, ये उसने बांट दिया, डोनेट कर दिया। अब इसके बाद H पॉजिटिव थोड़ी ना है, तो अभी H पॉजिटिव नहीं देगा, बल्कि कि किसी ज़माने में इसको H पॉजिटिव था, इसको अपने साथ H पॉजिटिव रखने की आदत थी, तो ये हो सकता है आगे जाके कभी H पॉजिटिव किसी से ले ले। तो कहने का मकसद है HCl तो H पॉजिटिव देता है, वो एसिड है,
और जब HCl H पॉजिटिव दे के Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो Cl नेगेटिव अब H पॉजिटिव नहीं देगा, तो ये एसिड नहीं है, बल्कि ये मैंने कहा H पॉजिटिव को ले लेगा, कभी ना कभी जाके ले सकता है, लेने के चांसेस में ज़्यादा हैं। तो जो H पॉजिटिव लेते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो कहने का मकसद है एसिड जब H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड नहीं रहता, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि वो एसिड से मिल रहा है वो बेस, तो उस बेस को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। सही है, यानी Cl नेगेटिव मैं कह सकता हूं कि HCl का कॉन्जुगेट बेस है। सही है, एसिड जब H पॉजिटिव आयन लूज करते हैं और उसके बाद जो बनाते हैं वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। HCl जब H पॉजिटिव लूज करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो Cl नेगेटिव HCl का कॉन्जुगेट बेस है। HNO3 जब H पॉजिटिव लूज करके NO3 में कन्वर्ट होता है तो NO3 HNO3 का कॉन्जुगेट बेस है। एसिड जब H पॉजिटिव आयन लूज करता है तो उसके बाद जिसमें कन्वर्ट होता है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इसी तरह H2O ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, अब ये मजीद H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, इसने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट किया ना, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है। हाँ, ये क्या करेगा? इसको ख़त्म करने की कोशिश हो सकता है आगे जाके करे, तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है मगर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह बेस जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। सही है। और एक और चीज़ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs वगैरह में आ सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक कॉन्जुगेट बेस। एंड वाइस वर्सा। ये चीज याद रखना कि अगर आपका एसिड स्ट्रांग है तो उससे जो बेस मिलेगा वो वीक होगा, या अगर आपका एसिड वीक है तो उससे जो बेस मिलेगा वो स्ट्रांग होगा। इसी तरह से बेस स्ट्रांग है तो उससे जो एसिड मिलेगा वो वीक होगा, बेस वीक है तो उससे मिलने वाला एसिड स्ट्रांग होगा। जाहिर है अगर उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा था तो जब वो बेस में कन्वर्ट होगा तो बेसिक करेक्टर कम होगा ना, या उसमें एसिडिक करेक्टर कम था तो जब वो बेस में कन्वर्ट होगा तो बेसिक करेक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड गिव्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस गिव्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। एक और एग्जाम्पल भी देख लो, NH3 का रिएक्शन अगर हम कराएं वाटर के साथ तो क्या होता है? अमोनियम आयन बन जाता है और OH नेगेटिव बन जाता है। तो अब अगर बेटा आप इस रिएक्शन में देखो, NH3 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस हो गया, और वाटर H पॉजिटिव को लूज कर रहा है तो एसिड हो गया। सही है, ये वही कॉन्जुगेट एसिड और ये वही कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पे आप देखो तो वाटर किसका काम कर रहा है? एसिड का काम कर रहा है। तो यहां पे वाटर बेस का काम कर रहा था, यहाँ पे वाटर एसिड का काम करता है। वाटर में एसिडिक बेसिक दोनों करेक्टर होता है, इसी वजह से वाटर आपका जो है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब दोनों करेक्टर होते हैं इसमें, या फिर आप इसको कहते हो कि इसका एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करता है तो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव भी होता है OH नेगेटिव भी होता है। तो वाटर एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, और क्योंकि इसमें एसिडिक बेसिक दोनों करेक्टर आ रहे होते हैं तो इसी वजह से वाटर आपका एम्फोटेरिक होता है, यानी डुअल करेक्टर होता है, और दोनों करेक्टर एक दूसरे को ख़त्म करते हैं तो वाटर आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये ब्रॉन्स्टन-लोरी का कॉन्सेप्ट था फॉर एसिड एंड बेस। इसके बाद आखिरी जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है लुईस का। लुईस
कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टन लोरी ने बात की बेटा प्रोटॉन की, कहा प्रोटॉन देने वाला एसिड लेने वाला बेस। इसने बात की इलेक्ट्रॉन पेयर की, वहां प्रोटॉन की बात हुई या इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हुई। अच्छा, अब दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मिक्स कर दोगे। एक याद करो, ब्रॉन्स्टन लोरी का याद कर लो, H पॉजिटिव देने वाला एसिड यानी प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन लेने वाला बेस। यहां इसने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, प्रोटॉन देने वाला कौन था? एसिड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बेस होगा, उल्टा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, वहां प्रोटॉन लेने वाला बेस था, तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला बेटा क्या हो जाता है? एसिड। सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला क्या हो जाता है बेटा? एसिड हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अमोनिया का अगर हम रिएक्शन कराएं, अमोनिया को मैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में बना रहा हूं। अमोनिया में नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये एक लोन पेयर मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं, इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं HCl के साथ, सही है, इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं HCl के साथ, सही है, इसका अगर मैं रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, तो क्या होगा? HCl में से Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके अलग हो जाएगा। आप सेकेंड ईयर में भी ये चीज़ पढ़ते हो कि हैलोजेंस जो होते हैं आपके, वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। जब भी किसी चीज़ से आप रिएक्शन कराते हो तो Cl नेगेटिव आपका अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो गया। अब बचा यहाँ से H पॉजिटिव। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ रहा है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को उसके साथ क्या कर लेगा बेटा? शेयर कर लेगा। तो H ऐसे ही रहा, N ऐसे ही रहा, ऊपर H ऐसे ही रहा, ये वाला H ऐसे ही रहा। ये लोन पेयर और इस H के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड कोई आम बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है बेटा? नाइट्रोजन के पास है। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को H के साथ शेयर कर रहा है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है बेस, और NH3 यहाँ भी देखो तो बेटा बेस ही था। और इसका जो H है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कर रहा है एक्सेप्ट, तो ये आपका एसिड हो गया, ठीक है। और ये आपका एक कंपाउंड बन रहा है, और इसमें ये वाला जो बॉन्ड आ रहा है बेटा, ये बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये लुईस का कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग एसिड एंड बेस। तो एसिड हो गए, बेस हो गए, एक ज़रा आखिरी काम कर लेते हैं सॉल्ट के ऊपर भी। ठीक है, सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट जो होते हैं बेटा, सॉल्ट क्या होते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट obtained
आयोनिक प्रोडक्ट obtained by the neutralization acid and base। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन कराने पे जो आयनिक प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपका एसिड होता है, वो आपका सॉल्ट होता है। सॉल्ट जो है वो आपका तीन तरह का होता है। सही है, सॉल्ट जो है वो आपका तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो आपका नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा होता है आपका एसिडिक सॉल्ट। और तीसरा आपका होता है बेटा बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है बेटा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से मिले तो वो आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है, जिसमें एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो। एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस को पूरा न्यूट्रलाइज कर दे, बेस स्ट्रॉन्ग हो, एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज कर दे। तो इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है उसे हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। सही है, एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस को मुकम्मल ख़त्म कर दिया, बेस स्ट्रॉन्ग था, एसिड को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। तो अब जो जवाब में सॉल्ट मिलेगा आपको उसमें ना एसिडिक करेक्टर होगा ना बेसिक करेक्टर होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा वो। सही है ना, उसमें एसिडिक करेक्टर होगा ना बेसिक करेक्टर होगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, NaCl। अब NaCl में देखो बेटा, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। जब भी सॉल्ट बनता है तो उसमें पॉजिटिव पार्ट होता है, सही है, कैटायनिक पार्ट होता है जो आता है बेस से, और एनायोनिक पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है जो आता है एसिड से। ठीक है, अब देखो बेटा, Na जो आता है वो किससे आता है बेटा? Na जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? NaOH से आ रहा है, जो कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। और Cl कहाँ से आता है बेटा? Cl आता है आपका HCl से, जो कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, Na पॉजिटिव आ रहा है NaOH से, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और Cl नेगेटिव आ रहा है बेटा आपका HCl से, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
तो दोनों पार्ट इस पे देखो बेटा स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है और बेसिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। Na पॉजिटिव आ रहा है NaOH से, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और Cl नेगेटिव आ रहा है HCl से, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को मुकम्मल ख़त्म कर देगा और HCl NaOH को मुकम्मल ख़त्म कर देगा। तो जवाब में जो सॉल्ट बन रहा है NaCl, इस पर ना एसिडिक करेक्टर होगा ना बेसिक करेक्टर होगा, तो ऐसे सॉल्ट को हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें जवाब में एसिडिक नेचर हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन कराने पे मिले, वो एसिडिक सॉल्ट। एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस को तो मुकम्मल ख़त्म कर देगा, मगर बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एसिड को ख़त्म कर पाए। सही है, एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस को ख़त्म कर दिया, मगर बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एसिड को मुकम्मल ख़त्म कर पाए। तो जवाब में एसिडिक करेक्टर बच जाएगा, जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिडिक करेक्टर होगा। तो ऐसे सॉल्ट को फिर हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर NH4Cl, NH4 कैटाइनिक पार्ट है और Cl नेगेटिव आपका एनाइनिक पार्ट है। इसका मतलब ये आया होगा बेस से, ये आया होगा एसिड से। NH4 कौन से बेस में आता है याद करो, NH4OH में आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का शुमार वीक बेसिस में होता है। सही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का शुमार वीक बेस में होता है। और Cl नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, HCl से आ रहा है। HCl का शुमार आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है। तो NH4Cl जो बन रहा है बेटा, वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से मिल रहा है, तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। इसी तरह बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जिसमें एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। बेस स्ट्रॉन्ग था, एसिड को मुकम्मल ख़त्म कर देगा। एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बेस को मुकम्मल ख़त्म कर पाए, तो जवाब में जो सॉल्ट मिलेगा उसमें बेसिक करेक्टर होगा। ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, Na2CO3 बेसिक पार्ट है, एसिडिक पार्ट है। Na सोचो कहाँ से आता है, NaOH से आता है। तो NaOH बेटा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और CO3 सोचो कौन से एसिड में होता है, कार्बोनिक एसिड में होता है। H2CO3 वीक बेस होता है, कोल्ड ड्रिंक में भी होता है, जब भी वीक एसिड होता है, सॉरी कोल्ड ड्रिंक में भी होता है, जब भी पीने पे आपको कुछ होता नहीं है। बारिश के पानी में भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाने पे बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आपका बेसिक सॉल्ट। सही। अब आप सोच रहे होगे यार, जैसे MCQs में आ जाए कि बताओ इनमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, बेसिक सॉल्ट कौन सा है, या नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है। तो देखना, अगर दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल है, एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट है। अब आप सोच रहे होगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो बेटा ये आपको पता चलता है, जो एसिड ज़्यादा इंच में टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो कम टूटेगा वो वीक होता है। इसी तरह बेस में भी सेम कहानी होती है। मतलब एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, जिनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा इंच में टूटते हैं, जो ज़्यादा आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कम टूटते हैं वो वीक होते हैं।
तो अब आपको फॉर्मूला देख के कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा आइंस में टूट रहा है, कम आइंस में टूट रहा है? तो फॉर्मूला देख के आप नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आपको लाजमी एक्सपेरिमेंटली ही बताना पड़ेगा, चेक करके कि कितना इंच में टूट रहा है। तो साइंटिस्ट ने एक बार चेक करके आपको बता दिए। तो आपको सिंपल याद रखना है, आपकी बुक में लिस्ट दी हुई होगी इस चैप्टर में, फेडरल की बुक में भी लिस्ट दी है, पंजाब की बुक में भी लिस्ट दी है, सिंध बोर्ड की बुक में भी लिस्ट दी है कि कौन सा एसिड कितना डिसोसिएट होता है, कितना आयोनाइज होता है। जो ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कम हो रहा है वो वीक है। खैर अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट अलग बना के दी हुई है बुक में, वीक एसिड की अलग लिस्ट बनाई है, स्ट्रॉन्ग बेस की अलग बनाई है, वीक बेस की अलग बनाई है। तो सिंपल उस लिस्ट को आप पढ़ लो, देख लो, याद कर लो। कुछ कॉमन तो वैसे ही याद होते हैं आपको, जैसे मैं कहूँ HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, इनका शुमार स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है, सही है। इसी तरह कार्बोनिक एसिड, H2S, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनका शुमार वीक एसिड में होता है। बेस में आओ, NaOH, KOH, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनका शुमार स्ट्रॉन्ग बेस में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया, अमाइन, इन सब का शुमार वीक बेस में होता है, सही है। तो इस तरह की पूरी लिस्ट, मैंने कहा फॉर्मूला देख के आप नहीं बता सकते, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से, आयोनाइजेशन कांस्टेंट से ही आप बता सकते हो। जो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है। जो कम डिसोसिएट हो रहा है, कम आयोनाइज हो रहा है, वो आपका वीक है। तो सिंपल लिस्ट को आप पढ़ लो, लिस्ट को याद कर लो। वैसे कॉमनली कहा मैंने, कुछ कॉमनली जितने भी जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं एसिड और बेस, वो आपको वैसे ही पता होता है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसके अलावा फिर भी आप वो बुक पे दी गई लिस्ट को एक बार देख लो, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लो। तो ये है कि फिर आप फैसला कर सकते हो कि जो एसिड या बेस आपको गिवन है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन कराने पे, इसको मिलाने पे नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट बनेगा। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग वाले लिस्ट में से आ रहे तो नॉर्मल सॉल्ट है, एसिड स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट का है, बेस वीक वाली लिस्ट का है तो एसिडिक सॉल्ट है, और बेस स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट का है, एसिड वीक वाली लिस्ट का है तो फिर बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। तो ये बेटा फिर इस लेक्चर में हमने, इस वीडियो में जो है वो एसिड, बेस और सॉल्ट को डिस्कस किया। तो फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।